हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 26 स्टार्ट करते हैं, जो कि रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन के आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होंगे। ठीक है ना। इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं ओवरव्यू इस क्लास की। तो सबसे पहले आपको टेस्ट क्वेश्चन मिलता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना होता है। इसके बाद फिर मॉडल सेट क्वेश्चन है, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है वन लाइनर, इसे अपन देखते चलेंगे। इसके बाद फिर कंप्यूटर से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अपन देखेंगे। और इसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर है, जो कि सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। ये आपको टोटल 2 स्लाइड देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इसके बाद फिर लास्ट में अपन देखेंगे क्या, एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है ना। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन जिसका भी अपन लोग एक्सप्लेनेशन करते चलते हैं। ठीक है। तो अच्छा पैकेज है, इस क्लास में आपको ये सभी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप वहां से ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन डे बाय डे करते चलेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है, जो कि जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो निम्न में कौन है ये बताना है। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और पीडीएफ में आपको इसका आंसर मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मॉडल सेट क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर है, इसे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैंडिला किसका मात्रक है ये बताना है। तो कैंडिला किसका मात्रक है, तो ये है ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था, यानी कि किसने किया था। तो ये किए थे केपलर के द्वारा, यह किया गया था। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला किन कारणों से रंगीन दिखाई पड़ता है ये बताना है। तो साबुन का जो बुलबुला है वो किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है, तो ये पड़ता है व्यक्तिकरण। ठीक है ना। व्यक्तिकरण के कारण यह रंगीन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है, यानी कि लाल द्रव्य किसे कहते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका इसका राइट आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट को बोलते हैं क्या, लाल द्रव्य बोलते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के लार में क्या पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम बताना है। तो मनुष्य के लार में क्या जो पाए जाने वाला एंजाइम उसका नाम क्या है, तो उसे टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे टाइलिन बोलते हैं, जो कि मनुष्य के एंजाइम में पाए जाते हैं। ठीक है। एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि लार में पाया जाता है। ठीक है ना। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, जिसका नाम है टाइलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चाबी भरी घड़ी। ठीक है ना। जो चाबी भरी घड़ी रहती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका स्थितिज ऊर्जा। उसमें क्या रहता है? स्थितिज ऊर्जा रहता है। और जो बांध से पानी बंधे रहते हैं उसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही होते हैं। ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे। आगे, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है ये बताना। ठीक है ना। यानी कोई बत्ती है, यानी कि लैंप है, जिसमें तेल जो है ना वो ऊपर उठता है, तो जलता है। तो ये किसके कारण ऊपर उठता है तेल, ये बताना है। ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है केशिकत्व क्रिया के कारण यह क्या होता है, तेल जो है वो ऊपर उठता है लैंप में। ठीक है ना। यानी कि तेल दीप में या फिर लैंप में जो बत्ती में तेल रहता है ना वो ऊपर उठता है, तो किसकी क्रिया के कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण यह ऊपर उठता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे देखते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन है, बोल रहा है एक डिजिटल वॉच। ठीक है ना। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। कैसा रहता है? एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है उसमें, डिजिटल वॉच में। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है, यानी कि क्या कहलाता है ये बताना है। तो उसे बोलते हैं मशीनी भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीनी भाषा बोलते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। OCR का फुल फॉर्म होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है ये बताना है। तो प्रोग्रामन हेतु जो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है, जिसका फोरट्रान कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोरट्रान बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट का अर्थ है। तो इंटरनेट का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। क्या होता है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, जिसे इंटरनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस को याद करने से बचने के लिए इसे एड्रेस बुक को क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए, एड्रेस बुक को। ठीक है। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रोइंटर सेक्ट, ठीक है ना, रोइंटर सेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सेल कहते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे देख लेते हैं। जैसे मनुष्य में होने वाले रोग एवं उसके कारक के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट है कालाजार होता है लिस्मानिया। ठीक है ना। लिस्मानिया के कारण होता है कालाजार। टाइफाइड जो होता है वो होता है साल्मोनेला
टाइफोसा के कारण। साल्मोनेला टाइफोसा के कारण क्या होता है, टाइफाइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुष्ठ रोग, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। हैजा किससे होता है, तो हैजा होता है विब्रियो कोमा। ठीक है ना, विब्रियो कोमा से क्या होता है, हैजा होता है। और नेक्स्ट है प्लेग किससे होता है, तो पास्ट्यूरेला पेस्टिस। ठीक है ना, पास्ट्यूरेला पेस्टिस से होता है, क्या होता है, प्लेग होता है। तो इसे आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हैं विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं उसके कारण। ठीक है ना, तो विभिन्न पदार्थों की जो स्थिति रहता है, जैसे कि प्याज का लाल होना, तो किसके कारण प्याज लाल होता है, तो ये होता है एंथोसाइन के कारण। किसके कारण, एंथोसाइन। नेक्स्ट है लहसुन में गंध, तो लहसुन में जो गंध आता है वो किसके कारण आता है, एलाइसिन के कारण। किसके कारण, एलाइसिन। नेक्स्ट है मूली में तीखापन, जो मूली खाते हैं तो हल्का सा तीखा लगता है, तो किसके कारण लगता है, आइसोसाइनेट के कारण। किसके कारण, आइसोसाइनेट। ठीक है, नेक्स्ट है मिर्च में चरपराहट। ठीक है ना, मिर्च में जो चरपराहट होता है वो किसके कारण, कैप्सेसिन के कारण होते हैं। ठीक है, आगे है खीरे में कड़वाहट जो होता है वो किसके कारण होता है, कुकर बिटेसिन के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट होते हैं। नेक्स्ट है करेले में जो कड़वाहट होता है वो किसके कारण होता है, तो करेले में जो कड़वाहट होता है वो डिर्कोसाइड के कारण होता है। ठीक है ना, मेमोडिर्कोसाइड के कारण जो होता है वो करेले में कड़वाहट होता है, जबकि खीरे में जो कड़वाहट होता है वो कुकर बिटेसिन के कारण होते हैं। तो दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है गाजर में नारंगी रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होते हैं। ठीक है ना, तो नारंगी रंग जो होते हैं गाजर में, किसके कारण, कैरोटीन के कारण होते हैं। नेक्स्ट है नारंगी में रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो यह कैरोटी के कारण होता है। किसके कारण, कैरोटी के कारण होता है नारंगी में जो रंग होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है हल्दी में पीला रंग होता है, तो वो होता है कुरकुमिन के कारण। ठीक है ना, कुरकुमिन के कारण होता है हल्दी में पीला रंग। मिर्च का जो लाल रंग होता है वो होता है कैप्सेंथिन के कारण। किसके कारण, कैप्सेंथिन के कारण होता है क्या, लाल रंग होता है। किसमें, तो मिर्च में। जबकि टमाटर में जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण, लाइकोपीन। नेक्स्ट है आलू में कंदों का हरापन जो होता है, जो हरा होता है ना, आलू में कंदों का जो हरापन होता है, यानी कि हरा हो जाता है कोई आलू, तो किसके कारण होता है, तो वो सोलिनिन के कारण होता है। किसके कारण, सोलिनिन के कारण होते हैं। आंवले में कसैलापन जो होता है वो टैनिन के कारण होता है। किसके कारण, टैनिन के कारण। नेक्स्ट है प्याज में लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, ये आपको ऊपर भी आया था। ठीक है ना, और प्याज में गंध आता है तो एलाइन के कारण। किसके कारण, एलाइल। ठीक है ना, एलाइल के कारण जो है वो गंध आता है प्याज में, और लहसुन में जो गंध आता है वो एलाइसिन के कारण आता है। ठीक है ना, तो दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसे आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसे चलिए देखते हैं। तो पहले सबसे पहला है कि किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो अधिकतम जो अपवर्तनांक होता है प्रिज्म का, उसमें बैगनी का अधिकतम होता है, जबकि लाल का क्या होता है, न्यूनतम होता है अपवर्तनांक। ठीक है, नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है। तो मेडुला अम्बलागांटा। ठीक है ना, मेडुला अम्बलागांटा जो है, गाटा जो है वो क्या करता है, मस्तिष्क के अनैच्छिक गति जो है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है। तो अवतल दर्पण में जो आवर्धन होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रण के लिए 1987 ईस्वी में प्रोटोकॉल पारित हुआ था। तो यह कहाँ प्रोटोकॉल हुआ था, 1987 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए, तो यह हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है ना, कहाँ हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सरीसृप के लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, ये बताना। तो सरीसृप के जो लिंग निर्धारण होता है वो तापमान के आधार पर होता है। किसके कारण होता है, तापमान के आधार पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। तो कौन है, विद्युत जनित्र है। ठीक है ना, विद्युत जनित्र जो है वो किसका उदाहरण है, तो यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। आगे है प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है। ठीक है ना, प्रोपेन में कार्बन की संख्या कितने हैं, 3 है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो ये 8 होंगे। कितने हो गए, हाइड्रोजन में 8 होंगे। नेक्स्ट है बेंजीन की संरचना कैसी होती है। तो C6H6 होता है क्या, बेंजीन की संरचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है। तो क्लोरीन की कराई जाती है। किसका कराया जाता है, क्लोरीन का। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई जो होता है किस दिशा में रुकेगी ये बताना है। तो चुंबकीय स्वतंत्र रूप से लटकी हुई जो सुई है, चुंबकीय सुई है, वो किस दिशा में रुकेगी, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में यह रुकती है। किसमें, उत्तर और दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में सहायक कोशिका कौन सी है ये बताना है। तो रक्त की थक्का जमने में जो सहायक कोशिका होता है उसे डिम्बाणु बोलते हैं, यानी कि प्लेटलेट या थ्रोबोसाइट बोलते हैं। ठीक है ना, थ्रोबोसाइट बोलते हैं, या डिम्बाणु या प्लेटलेट सभी एक ही नाम है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, डिम्बाणु को ही प्लेटलेट बोलते हैं और थ्रोबोसाइट होता है।
ठीक है ना। तो चलिए इसे आप ध्यान में रखेंगे, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये सभी के सभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। आगे है भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन होगा ये, ठीक है ना, यूनियन कार्बाइड कंपनी, ठीक है ना। कौन सी कंपनी था? यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन था ये बताना है। तो ये थे वारेन मार्टिन एंडरसन। कौन थे? वारेन मार्टिन एंडरसन थे यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष। चलिए इसे अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, यूनियन, ठीक है ना, यूनियन कार्बाइड कंपनी है, ठीक है ना। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वारेन मार्टिन एंडरसन थे, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है ये बताना है। तो R बराबर होता है 2f होता है। क्या होता है? R बराबर 2f होता है, ठीक है। चलिए आगे है, आवर्धन हाफ है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि अब जब आवर्धन 1/2 है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेंगे। चलिए नेक्स्ट है, HNO3 प्लस KOH, ठीक है ना, माइनस H2O प्लस KNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है तो ये बताना है। तो ये है उदासीकरण अभिक्रिया। कैसा है? उदासीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो ये है बॉक्साइड, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का अयस्क है जिसका नाम क्या है? बॉक्साइड है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे है, बाघ, गाय, शेर, मानव में किसकी छोटी आंत लंबी होती है ये बताना है, ठीक है। तो गाय हो गया, बाघ हो गया, गाय हो गया, शेर, मानव में किसकी छोटी आंत जो होती है वो लंबी होती है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है गाय। तो इसमें गाय का जो सब छोटी आंत होता है वो क्या होता है? सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी कितनी होगी ये बताना है। तो ये होगा R/2 होगा। क्या होगा? R/2 होगा, ठीक है। चलिए आगे है, मानव का रक्तदाब होता है तो 120/80 mmHg होते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे, 120/80 mmHg होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे वर्ण विक्षेपन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वायरस जनित रोग कौन सा है? तो HIV होता है जो वायरस जनित रोग होता है। नेक्स्ट है, दो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होगा? तो यह वोल्टेज समान होता है। तो क्या होता है? तो वोल्टेज को समान रखता है, ठीक है ना। जब दो प्रतिरोध को समान क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज समान होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था वन लाइनर क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सभी के सभी, ठीक है ना। तो आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं MCQs क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर आप लोग भी संभव हो तो आप देते भी चलते चलिएगा, ठीक है ना। बाकी अपन लोग देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं MCQs में। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है ना। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन D, यानी कि सबसे कम प्रभावित जो होता है कौन होता है? हरा प्रकाश होता है, यानी कि हरा रंग होता है जो कि सबसे कम क्या होता है? प्रभावित होते हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होता है? तो क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। प्रकाश, तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करते हैं? नियंत्रित करने वाला बाह्य कारक है। ये सभी क्या है? बाह्य कारक है, ठीक है ना। विभिन्न तरंगदैर्घ्य के क्रम में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल में होता है, उसके बाद नीला में और फिर पीला में होता है। यानी कि क्रम से देखें तो सबसे अधिक लाल में, फिर नीला में, फिर पीला में होता है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो हरा प्रकाश में कम होती है। तो प्रकाश का जो संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सबसे कम किस में होता है? तो हरा प्रकाश में सबसे कम होता है और सबसे अधिक होता है लाल में। उसके बाद फिर दूसरा नंबर आता है आपका नीला प्रकाश में और फिर पीला प्रकाश में। तो इसे भी क्रम को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें, ठीक है ना। कि कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि जब कोल्ड स्टोरेज में फल को संरक्षित रखते हैं तो सबसे अधिक दिन तक चलते हैं, यानी कि अधिक दिन तक चलता है। इसका कारण क्या है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन D। ऑप्शन D, यानी कि फलों की श्वसन दर कम हो जाती है। क्या होती है? फलों की जो श्वसन दर है वो कम हो जाता है, इसलिए अधिक दिन तक यह चलता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित फल अधिक समय तक इसलिए चलता है, इसीलिए सुरक्षित रहते हैं क्योंकि फलों का श्वसन दर जो है वो कम हो जाता है। क्या होता है? फलों का श्वसन दर कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो श्वसन तंत्र का जो भाग नहीं है वो कौन नहीं है ये बताना है, ठीक है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी कि यकृत यानी कि लीवर। लीवर जो है ये क्या श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है ना। बाकी सभी श्वास प्रणाली, फेफड़े, श्वसन नली सभी श्वसन तंत्र का क्या है, हिस्सा है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यकृत श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, बल्कि यह क्या पाचक अंग है। किस में आता है, तो यह पाचक अंग में आते हैं। कौन, यकृत यानी कि लीवर। अतः यह पाचन में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो पाचन में सहायता करता है यकृत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है, यानी कि भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, किस अंग से प्रारंभ होता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि मुंह से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ शुरू होता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भोजन का पाचन माउथ यानी कि मुंह से प्रारंभ होता है। मुंह में स्थित जो दांत होते हैं, अपन की जो दांत होते हैं ना, तो भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, जिससे पाचक जो एंजाइम होता है, ठीक है ना, पाचक एंजाइम इस पर क्रिया को क्या करता है, आसानी से कर सकता है। यानी कि पचाने का काम जो है वो आसानी से कर सकता है। कौन, एंजाइम जो होते हैं वो, ठीक है ना, क्योंकि जब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं तो, ठीक है। इसीलिए दांत को काम क्या है, दांत का काम है भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना, ताकि जो पाचक एंजाइम है वो आसानी से या क्रिया को पाचन कर सके, यानी कि काम आसानी से कर सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली जो हवा होती है वो किस प्रकार होगी, ये बताना, ठीक है ना, यानी कि कैसी हवा होगी ये बताना है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जब हवा भरा हुआ टायर फटता है तब उसमें अचानक फैलाव आता है, ठीक है ना। जब टायर भरा हुआ हवा है और फटेगा तो क्या होगा, फैलाव के साथ वो बाहर निकलेगा, ठीक है ना। इस अचानक फैलाव के कारण हवा बाहर से उष्मा नहीं पाती है। वो बाहर से उष्मा नहीं पाती है क्योंकि बाहर से तो खुद ही तेज से निकल रहा है, तो बाहर से उष्मा वह नहीं पाती है। और इस प्रसार के लिए आवश्यक ऊर्जा अपनी आंतरिक ऊर्जा से ही क्या कर लेती है, वो प्राप्त कर लेती है, जिससे आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। जब अंदर से ही ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और बाहर निकालता है तो आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और उसका ताप जो है वो गिर जाता है। ताप गिरने के कारण क्या हो जाता है, वह ठंडी हो जाती है। इसलिए वह क्या हो जाता है, ठंडी हो जाती है। तो जब एक हवा से भरा हुआ टायर फटता है तो तब जो हवा निकलती है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संक्रमणीय बीमारी जो होता है जैसे कॉलरा को फैलने से रोकने के लिए जरूरी यह है कि, यानी कि क्या जरूरी है ये बताना है, ठीक है। तो कॉलरा बीमारी है जो कि संक्रमणीय बीमारी है, उसे किस प्रकार से रोक सकते हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिएं और खुला खाना ना खाएं, ठीक है ना। तो लोगों को शिक्षित करना है कि उबला हुआ पानी पिएं और खुला खाना नहीं खाएं ताकि कॉलरा से बच सके, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कॉलरा जिसे हैजा भी बोलते हैं, जो कि क्या है, संक्रमणीय बीमारी है। इसे बचने के लिए लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है और बताना है क्या, कि उबला हुआ पानी पीने और खुला हुआ खाना नहीं खाएं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो पुनः संग्रह होता है उसे क्या बोलते हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है डी, यानी कि ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है, तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है उसे ग्लाइकोजन के रूप में यह होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक भूमिका शरीर की सभी कोशिकाओं को ऊर्जा आपूर्ति को करना है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक जो भूमिका रहता है कि शरीर के सभी कोशिका उसको क्या करें, ऊर्जा को प्रदान करें, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट मूल रूप से शुगर तथा किसका होता है, स्टार्च का होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखें, कार्बोहाइड्रेट किसका रहता है, शुगर के साथ साथ स्टार्च भी इसमें मिले होते हैं, ठीक है ना, दोनों का मिक्स होता है। यह भोजन के पाचन के समय ग्लूकोज में बदल जाता है। यह भोजन के पाचन के समय किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे शरीर को क्या होता है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। और अधिक तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी जो होता है उसे क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही तो देते हैं, ठीक है ना। अतिरिक्त ग्लूकोज जो होता है शरीर में वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या रहते हैं, संचित रहते हैं, ठीक है ना। तो अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट में बदल गया, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपको पाचन क्रिया हो गया, ठीक है ना, ग्लूकोज में बदल गया कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फिर ये पाचन हो गया। पाचन के बाद जो बचता है वो ग्लूकोज वो किस में हो जाता है, तो ग्लाइकोजन में वह संचित हो जाते हैं शरीर में, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट वाला सीमेंट डैश होता है, क्या होता है ये बताना, ठीक है। तो अधिक मात्रा में जो सीमेंट है उसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट रहेगा तो क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्रुत गति, यानी कि तेजी से वह क्या हो जाता है, जम जाता है, यानी कि तेजी से वह सीमेंट जमता है जिसमें कैल्शियम फास्फेट ज़्यादातर मात्रा में मिले होते हैं, ठीक है। चलिए
इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट वाला सीमेंट जो होता है द्रुत गति यानी कि तेजी से जमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है ये बताना। तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि CaOCl2 होता है। ठीक है ना, CaOCl2 होता है, विरंजक सूत्र का चूर्ण होता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण जिसे क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। यह रोगाणुनाशी के रूप में जल को शुद्ध करने में तथा विरंजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है, यानी कि जल को शुद्ध करने में और विरंजक के रूप में प्रयोग करते हैं किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, जिसका सूत्र होता है CaOCl2 होता है और यह रोगाणुनाशी होते हैं। ठीक है ना, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है तो कौन होता है ये बताना। तो दिया सलाई के विनिर्माण में यानी कि जब बनाया जाता है तो उसमें कौन सा मूल तत्व प्रयोग किया जाता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि फास्फोरस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस होता है। किसका होता है, लाल फास्फोरस होता है। यदि पार्टिकुलर दे तो लाल फास्फोरस, नहीं तो फास्फोरस। ठीक है ना, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस जो होता है वो सफ़ेद फास्फोरस से क्या होता है, कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना, कम क्रियाशील होता है सफ़ेद फास्फोरस से। यह साधारण ताप पर वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। कौन, लाल फास्फोरस, क्योंकि इसका जो क्रियाशील है वो कम होता है सफ़ेद की तुलना में। ठीक है ना, इसीलिए यह साधारण ताप पर भी वायु में ऑक्सीकृत नहीं होते, जबकि सफ़ेद फास्फोरस हो जाते हैं। ठीक है ना, तो दिया सलाई में किसका प्रयोग करते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन में रहे लाल फास्फोरस तो लाल फास्फोरस आपको टच करना, नहीं तो फिर फास्फोरस तो फास्फोरस आप टच करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है तो क्या भूमिका है ये बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रकाश का अवशोषण। ठीक है ना, प्रकाश का अवशोषण करना किसका काम रहता है, तो पर्णहरित का यानी क्लोरोफिल का यह काम रहता है, प्रकाश का अवशोषण करना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पौधों में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल जो होता है प्रायः पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल जो होता है वो पत्ती में होता है, क्योंकि इसी के कारण पत्ती जो हरा भी होते हैं। ठीक है ना, तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, यानी कि पर्णहरित जो होता है, पर्ण मतलब पत्ता, ठीक है ना, हरित मतलब हरा। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो पर्णहरित कहाँ रहेगा, पत्ते में रहेंगे, पत्ते में पाए जाते हैं। अतः पत्तों का प्रकाश संश्लेषी अंग, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, यानी कि पौधे हैं जिसके प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो पत्ते को बोलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। पर्णहरित प्रकाश के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा, ठीक है ना, प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरित होते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है ना, नोट डाउन करेंगे। प्रकाश ऊर्जा जो है क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है कब, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है, एक पॉइंट ये है, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो पत्ती को कहते हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी ये बताना है। तो प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि कांच से। ठीक है ना, जब कांच से गुजरेगी तो इसका जो गति होगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है ना, अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ठीक है ना, अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है, उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम यानी कि कम होती है। तो अपवर्तनांक जिस वस्तु में ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। जैसे कि हो गया क्या, कांच हो गया, निर्वात, जल, वायु में से कांच का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, इसीलिए प्रकाश की गति कांच में क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखें। तो सबसे कम अपवर्तनांक किस में होता है, तो निर्वात में होता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की गति क्या रहता है, सबसे अधिक रहता है। ठीक है ना, तो सबसे अधिक मतलब कि सबसे अधिक गति है, इसका मतलब अपवर्तनांक सबसे क्या है, कम है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। अपवर्तनांक का उल्टा होता है क्या, प्रकाश की गति होता है। जिसमें अपवर्तनांक ज़्यादा है तो प्रकाश की गति क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है उसका नाम क्या है ये बताना। तो प्रकाश सजावट में तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में जो गैस प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि उसे नियान गैस का प्रयोग होता है। किसका होता है, नियान गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नियान गैस विसर्जन लैंपों में एवं ट्यूबों तथा प्रदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। ठीक है ना, तो ट्यूबों तथा प्रदीप्ति बल्ब होते हैं, विसर्जन लैंप होते हैं, ये सभी में नियान गैस का यूज किया जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप
में भी संकेतित होती है, यानी कि किस रूप में संकेतित होती है ये बताना है। तो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट जो है वो निम्न रूप में भी संकेतित होती है, तो किस में होती है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि दोनों इंटरनल स्टोरेज तथा प्राइमरी मेमोरी में यह क्या होता है, यूनिट को निम्न रूप में संकेतित करते हैं। तो दोनों इंटरनल स्टोरेज में तथा प्राइमरी मेमोरी में इसको क्या करते हैं, संकेतित करते हैं, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है ना। तो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसे इंटरनल स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टोरेज मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, इंटरनल स्टोरेज मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दोनों सेम है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, मेमोरी पद, ठीक है ना, निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है ये बताना। तो मेमोरी का जो पद है, मेमोरी पद है, वो निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, मेमोरी पद यानी कि शब्द, ठीक है ना। मेमोरी पद यानी कि शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग होता है, तो यह होता है स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मेमोरी शब्द जो है वो कंप्यूटर में प्रयोग होता है। मेमोरी शब्द जो है वो किस में होता है, कंप्यूटर में प्रयोग होता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। मेमोरी कार्ड जिसे बोलते हैं ना, चिप्स, ठीक है ना, जिसमें कंप्यूटर में हम लोग मोबाइल में चिप्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, एक हार्डवेयर ही है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में रैम होता है, रोम होता है, या कैश बोलते हैं उसे, ठीक है ना। एक रूप में क्या होते हैं, कंप्यूटर में जाना जाता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का जो रैम है यानी कि मेमोरी है, उसे रैम, रोम या कैश बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। और जैसे मोबाइल में अपन लगाते हैं जिसे बोलते हैं चिप, ठीक है ना। तो ये होता है अपन मोबाइल में यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 15 तक ही यहीं तक रहेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नए क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।